गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे कि हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे HCP, हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। HCP हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। इसके अंदर हमने फर्स्ट पॉइंट पढ़ लिया था, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर। हेक्सागोनल में कोऑर्डिनेशन नंबर कितने थे? 12। कोऑर्डिनेशन नंबर कितने थे? 12। सेकंड क्या पढ़ा था? रिलेशन बिटवीन लेटिस पैरामीटर A एंड रेडियस ऑफ एटम्स R इज कितना था? R इज इक्वल टू A/2। एटम की रेडियस लेटिस पैरामीटर की क्या थी? हाफ। थर्ड हम पढ़ रहे थे, थर्ड क्या था? नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल। क्या था? नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल। उसके बारे में आगे पढ़ते हैं हम। क्या? नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल। इसकी स्ट्रक्चर किस टाइप की थी हमने देखी थी, कुछ इस टाइप से। ये क्या है? सेंटर ऑफ ईच एटम्स। ये सब एटम्स के क्या है? सेंटर है, ठीक है। और ये सेंटर वाले एटम का सेंटर। इसके जस्ट नीचे कुछ इस टाइप से थी, जैसे कि हम पहले देख चुके हैं, ठीक है। इन सब के क्या कर देंगे? ये क्या होते हैं? टच होते हैं, ठीक है। और इनके ये गैप है, फर्स्ट गैप, सेकंड गैप, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ गैप, ठीक है। अब इसके अंदर क्या थे? सेकंड लेयर के एटम प्रेजेंट थे। ये क्या है? गैप है। तो यहाँ पे सेकंड लेयर के एटम, ये फर्स्ट लेयर के एटम और ये सेकंड लेयर के एटम, ठीक है। फर्स्ट हमने क्या देख लिया था? ये सेंटर वाला एटम कितने पार्ट्स में, कितने यूनिट सेल में पार्टिसिपेट करता है? 2। एक तो ये है और एक जस्ट इसके ऊपर रख दे, तो जैसे ये फर्स्ट यूनिट सेल और ये क्या है? सेकंड यूनिट सेल। और जैसे ये बीच वाला एटम्स, ठीक है, ये फर्स्ट ये सेकंड, तो इसका पार्टिसिपेशन कितने में था? 2 में, फर्स्ट और सेकंड। तो एक यूनिट सेल में देखें तो इसका पार्टिसिपेशन कितना होगा? 1/2। सेंटर वाले एटम्स का एक यूनिट सेल में पार्टिसिपेशन कितना हो जाएगा? 1/2। तो सेंटर पे कितने हैं? एक यूनिट सेल में सेंटर में एटम देखें तो कितने हैं? एक तो ये है फर्स्ट और एक ये है सेकंड, 2 हो गए। एक का पार्टिसिपेशन 1/2 है, तो 2 का कितना हो जाएगा? 1/2 इंटू 2 इज इक्वल टू 1। तो सेंटर वाले एटम का पार्टिसिपेशन एक यूनिट सेल में कितना हो जाएगा? 1, ठीक है। सेकंड हम बात करते हैं कॉर्नर वाले एटम्स की, ठीक है।
हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में एक कॉर्नर वाला एटम 6 यूनिट सेल के अंदर पार्टिसिपेट करता है। जैसे एक यूनिट सेल हमने ले रखी है, ऐसे ही इसके अराउंड कितनी यूनिट सेल हो? 6। कितनी यूनिट सेल में पार्टिसिपेट करता है? 6 यूनिट सेल में। तो एक यूनिट सेल की बात करें तो कितना पार्टिसिपेशन हो गया? 1/6। कॉर्नर वाले एटम्स का एक यूनिट सेल में पार्टिसिपेशन कितना हो गया? 1/6। ठीक है, अब हम देखते हैं टोटल एक यूनिट सेल में कितने कॉर्नर वाले एटम है। 1 2 3 4 5 6। 6 तो ये 1 2 3 4 5 और 6 ये होंगे कॉर्नर वाले। 6 + 6 12। एक का पार्टिसिपेशन कितना है? 1/6। तो एटम्स कितने कॉर्नर पे? 12। तो 1/6 इंटू 12 कितना पार्टिसिपेशन हो जाएगा? 2। ठीक है, हमने क्या देखा है? एक तो हमने बात कर ली सेंटर वाले एटम की। सेंटर वाले एटम्स का एवरेज पार्टिसिपेशन एक यूनिट सेल में कितना हो जाएगा? 1। फिर हमने बात की है कॉर्नर वाले एटम्स की। हम जानते हैं एक कॉर्नर वाला एटम्स एक यूनिट सेल में कितना पार्टिसिपेट करता है? 1/6 पार्ट आता है, क्योंकि एक एटम 6 यूनिट सेल में पार्टिसिपेशन करता है, तो एक यूनिट सेल में उसका कितना पार्ट होगा? 1/6। अब कॉर्नर पे हमने देख लिया कितने एटम है एक यूनिट सेल के? 12। तो एक का पार्टिसिपेशन 1/6, तो 12 का कितना हो जाएगा? 1/6 इंटू 12 = 2। तो कॉर्नर वाले एटम्स का पार्टिसिपेशन 2। अब हम देखते हैं सेंटर वाले एटम्स का पार्टिसिपेशन। ये है सेकेंड लेयर एटम्स, इनका पार्टिसिपेशन कितना होगा? ये सेंटर वाले खाली एक यूनिट सेल में, ये किसी और में प्रेजेंट है क्या? नहीं, ये खाली एक यूनिट सेल में प्रेजेंट है। ठीक है, तो इनका पार्टिसिपेशन कितना होगा? एक यूनिट सेल में एक एटम्स का, एक यूनिट सेल में एक यूनिट सेल में एक, ये 2 3 एटम्स है सेकेंड लेयर में। ठीक है, तो एक यूनिट सेल में इनका पार्टिसिपेशन कितना हो जाएगा? 3। यूनिट सेल कितनी है? 1। एटम कितनी है? 3। तो कितना हो जाएगा? 3। ठीक है, एक यूनिट सेल में पार्टिसिपेशन 1/1 इंटू कितने, टोटल कितने हैं? 3। तो इनका पार्टिसिपेशन कितना आ जाएगा? 3। अब हम देखें तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल कितने हो जाएंगे? एक तो कॉर्नर वाला प्लस 2, सॉरी एक तो सेंटर वाला, 2 कॉर्नर वाले और 3 सेकेंड लेयर वाले जो इसके मिड पॉइंट में प्रेजेंट है। तो टोटल नंबर ऑफ एटम देखें तो कितने हो जाएंगे? इसको नोट करो, फिर देखते हैं। नोट कर लिया? अब हम देखते हैं टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल कितने हो जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ एटम्स present in one unit cell is equal to, एक तो सेंटर वाले एटम्स, 2 क्या है कॉर्नर वाले एटम्स का पार्टिसिपेशन, और 3 क्या है सेकेंड लेयर वाले एटम्स जो उसके मिड पॉइंट में प्रेजेंट है तो उसका पार्टिसिपेशन। तो टोटल कितना हो जाएगा? 6। ठीक है, टोटल कितना हो जाएगा? 6। मतलब एक यूनिट सेल के अंदर नंबर ऑफ एटम कितने प्रेजेंट रहेंगे? 6 नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, ये तो क्या थी? नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल। अब हम डिस्कस करते हैं वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल या टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। 4th पॉइंट क्या है? टोटल वॉल्यूम ऑफ
total volume of unit cell. सिंपल क्यूबिक, जैसे सिंपल क्यूबिक था, फेस सेंटर्ड था, बॉडी सेंटर्ड था, उसके अंदर तो क्या थे, लेटिस पैरामीटर सब क्या थे, इक्वल थे। लेटिस पैरामीटर क्या थे उसके अंदर, इक्वल। तो उसके अंदर टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या आता था, ए क्यूब। लेकिन इसमें क्या होता है, एचसीपी में ए इज इक्वल टू बी तो होता है, इज नॉट इक्वल टू सी। सी इसके इक्वल नहीं होता, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, डिफरेंट होगा। देखते हैं इसका वॉल्यूम क्या होता है। ठीक है, अब हमने जैसे कि पीछे स्ट्रक्चर बनाई थी, इसका ऊपर से पार्ट देखते हैं तो वो कैसा दिखाई देगा, कुछ इस टाइप से। ऐसा होगा। ठीक है, और ये क्या करते हैं, आपस में टच करते हैं। ठीक है, इन बीच की डिस्टेंस हमें पता है कितनी है, ए या 2r। ये भी क्या होगी ए, ये भी क्या होगी ए, ये भी क्या होगी ए, सब क्या होती है ए। लेकिन इसकी ये वाली एक्सिस की लेंथ कितनी होगी, 2 लेयर के बीच में, वो क्या होगी सी। आगे देखते हैं हम वो, उसके बारे में बाद में डिस्कस करते हैं, पहले हम इसका निकालते हैं। ठीक है, तो वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसका एरिया निकाल लेंगे। एरिया निकाल के किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, लेंथ से, यूनिट सेल की लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल को हम ऊपर से देखते हैं तो वो इस टाइप से दिखाई देती है। ठीक है, अब हम इसके कितने पार्ट है, 1 2 3 4 5 6। किसी एक पार्ट के बारे में स्टडी करेंगे और 6 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। एक का एरिया निकालने के लिए हम क्या कर लेंगे, 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो इसका एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। देखते हैं क्या आता है, जैसे ये लेते हैं हम एक पार्ट इसका, ए बी और सी। ठीक है, ये ए बी सी लेते हैं, हमें पता है ये क्या हो गया, इक्विलेटर हो गया। कैसे, इसकी भी लेंथ क्या है ए, क्योंकि ये 2 एटम्स के सेंटर के बीच की डिस्टेंस कितनी है ए। इनमें भी ये 2 एटम्स हैं, इनके सेंटर के बीच की डिस्टेंस कितनी है ए, और ये भी 2 क्या है एटम्स हैं, सेंटर है एटम्स के, उनके बीच की डिस्टेंस भी क्या होगी ए होगी। ठीक है, तो इन सब का एरिया भी क्या होगा, इक्वल होगा। एक के बारे में हम स्टडी कर लेंगे, एक का फाइंड आउट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, सबका मिल जाएगा। ठीक है, ये अगर तीनों, अगर कोई ट्रायंगल लेते हैं उसके तीनों एक्सेस इक्वल हो या तीनों साइड इक्वल हो तो उसको क्या कहते हैं, इक्विलेटर। ठीक है, क्या बोलते हैं, इक्विलेटर। इसका एक पार्ट लेते हैं हम, जैसे ये ले लिया ए बी और सी, ये ले लिया ए बी सी। ठीक है, अब इसके बारे में स्टडी करते हैं, इसका एरिया क्या होगा। इसको ऐसे बनाना चाहे तो इस टाइप से, ये क्या हो गया ए, ये बी और ये क्या हो गया सी। अब हमें पता है एरिया ऑफ इक्विलेटर क्या होता है, एरिया ऑफ इक्विलेटर ट्रायंगल इक्विलेटर ट्रायंगल इक्विलेटर ट्रायंगल कौन सा है, ए बी सी। क्या होता है, इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू बेस इंटू हाइट या परपेंडिकुलर लेंथ ऑफ
परपेंडिकुलर, या फिर इसको क्या लिखते हैं, हाइट, बेस इंटू हाइट, या परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर। अब हमें पता है इसके बेस, इसकी लेंथ कितनी है, ए है, और इसकी लेंथ भी कितनी है, ए है, और इसकी लेंथ भी कितनी है, ए है। ठीक है, अब हमें किसके लिए निकालनी है, ये मान लो यहाँ से एक क्या डालेंगे, परपेंडिकुलर डालेंगे इसके ऊपर, सी, ये पॉइंट मान लो कोई पॉइंट है डी। अब हमें किसके लिए निकालनी है वैल्यू, सी डी की। अगर यहाँ पे लिखे तो क्या आ जाएगा, एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस कितना है, ए बी, इंटू हाइट कितनी है, सी डी। ठीक है, सी डी की वैल्यू इक्वेशन इसको डाल लो फर्स्ट, सी डी की और ए बी की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ए बी सी ट्रायंगल का एरिया। नोट करो इसे, नोट कर लिया। आज के लिए इतना ही, आगे का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।